वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की खबर के साथ। दरअसल आज पीएम मोदी ने अपने मन की बात की है और 79वें संस्करण की बात उन्होंने की है मन की बात। और पीएम मोदी ने इस बार कार्यक्रम की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक से और किया है और इस पर भारतीय खिलाड़ियों की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरा देश रोमांचित हो गया। और पीएम मोदी ने बताया कि जब ये खिलाड़ी टोक्यो गए थे तब उन्हें उनसे बात करने का मौका मिला था। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुरू हुआ विक्ट्री पंच कैंपेन का भी जिक्र किया। और पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध से लेकर अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के बारे में चर्चा की है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अंत में कहा है कि त्योहारों के दौरान ये भूले नहीं कि कोरोना हमारे बीच से अभी गया नहीं है। कोरोना काल के दौरान संजय राय शेरपुरिया ने गाजीपुर में गरीबों की भरपूर मदद की है। दरअसल इस दौरान उन्होंने गाजीपुर इलाके में लोगों को जरूरत का सामान बांटा है ताकि गरीबों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और उनकी इसी सेवा कार्य के लिए उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय, जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद और पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई लोग मौजूद रहे। और सभी ने संजय राय शेरपुरिया के इस काम के लिए उनकी प्रशंसा की है। मैं अनुरोध कर रहा हूं गंगा घाटों पर हर जरूरतमंद को अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी इस दौरान मौजूद रहे। संजय राय शेरपुरिया को सम्मानित किया गया है। कोरोना काल में सेवा कार्य के लिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। कोरोना काल के इस दौर में उन्होंने हर किसी की मदद की। जो भी गरीब तबके के लोग थे उन तक सभी तरह की मदद पहुंचाई गई। और ऐसे में अब उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। तो कोरोना काल में सेवा कार्य के लिए ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। तो गाजीपुर के लोगों की मदद उन्होंने की थी कोरोना काल के दौरान। मैं अनुरोध कर रहा हूं बहुत अच्छा। गाजीपुर में ना मास्क है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ना ट्रॉमा सेंटर है, ना हॉस्पिटल है। उस मुसीबत के बीच में वहाँ की जनता के लिए ये देवदूत की तरह प्रकट हुए और सुबह शाम एक करके रात भर मेहनत करके इन्होंने वहाँ की जनता को बचाया। वहाँ कई वुड बैंक इन्होंने स्थापित किए जिससे कि लोग वहाँ गंगा के आगे अच्छी तरह बरियल कर सके। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि महामारी के समय लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। कोई आगे नहीं उतर रहा था उस समय। वो पीक पीरियड, अब आप सोचिए, लोगों को कॉन्सेंट्रेटर नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में कमरा नहीं मिल रहा है, लोगों के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, कोई आगे उतर नहीं रहा है, सब लोग कमरे में अपने बंद हैं। और उस बीच में संजय राय जी यहाँ से दिल्ली से गाजीपुर गए। वहाँ उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज करके एक आत्मविश्वास पैदा किया। और उस बीच में रात दिन मेहनत करके कॉन्सेंट्रेटर्स अरेंज किए, वेंटिलेटर्स अरेंज किए, ट्रॉमा सेंटर बनाया और एक आत्मविश्वास पैदा किया कि गाजीपुर जीतेगा और कोरोना हारेगा। और वही उन्होंने किया। चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी प्रगति की हो, अमेरिका इन तीनों दृष्टियों से सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है। लेकिन जो महामारी की चपेट अमेरिका को मिली है और अमेरिका में जो मृत्यु दर हुई है, हमारे यहाँ से तो कई गुना ज़्यादा है। यानी महामारी का कोई इलाज नहीं है।
बीमारी का इलाज है। और ऐसे समय में जाकर गाजीपुर को संभालना सचमुच एक ऐसा सराहनीय काम है, उदाहरण है, जिसकी हम सब लोगों को सराहना करनी चाहिए, कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। और वो कृतज्ञता मैं संजय राय जी के प्रति व्यक्त करता हूँ। इस वैश्विक आपदा से शायद ही कोई देश, राज्य या समाज बच पाया है। भारत भी इसकी चपेट में आया, परंतु इसी कालखंड में ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की कमी नहीं थी जो इस भयावह समय में देवदूत के रूप में आए और मानवता की सेवा की, मास्क बांटे, खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की तथा मृतकों का दाह संस्कार किया। इन देवदूतों की एक लंबी कड़ी है, उनमें कुछ लोग अभी उपस्थित थे और इस कड़ी में एक चमकता सितारा श्री संजय राय सिरपुरिया जी हैं। कोरोना महामारी के समय नागरिकों के दुखों को दूर करने का इनके द्वारा ईमानदार प्रयास किया गया और वे सफल भी हुए। उनके प्रयासों से गांवों में कोरोना की जांच हुई, दवाइयां मिली, टीकाकरण हुआ, अग्निदाह के लिए लकड़ी बैंक की स्थापना हुई। हर सांस की आस संजय राय सिरपुरिया कॉफी टेबल बुक में छपे हुए सारे चित्र उनके द्वारा किए गए कार्यों से भरे पड़े हैं। गाजीपुर में जो कार्य हुआ है, उस कार्य की प्रेरणा कोई एक व्यक्ति नहीं रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय राम बहादुर राय जी रहे हैं, संजय शेरपुरिया जी रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक इस तरीके का एक संगठित जो एक विजन रहा है कि कहां से इस कोरोना काल में कैसी यात्राएं, कैसे लोगों को सुख सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए। और अस्पताल से लेकर शव यात्रा तक के जो कार्य हैं, उसमें गाजीपुर के लोगों का बहुत अद्भुत और बहुत स्थायी जो इतिहास में लिखे जाने वाला योगदान है, वो किया गया है। आदरणीय अमिताभ कांत जी ने अपने दस्तखत से लोगों को भेजा और हर व्यक्ति से अपील की कि आप इसको अपने अपने संचार माध्यमों से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से इसको आगे बढ़ाइए, जिससे बगैर पहचान के वो इस सहयोग की यात्रा में शामिल हो। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गाजीपुर से ताल्लुक रखने वाले संजय राय आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान गरीबों की भरपूर मदद की और देश का हर युवा समृद्ध हो सके, इसके लिए उन्होंने एक मिशन की भी शुरुआत की। उनके इसी मिशन को लेकर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान संजय राय ने यह बताया कि उनका ये मिशन किस तरह से आगे बढ़ेगा और वो देश के युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनाएंगे। गांवों में बेरोजगारी ना हो, गांव समृद्ध हों, गांव सक्षम हों, गांव सबल हों। गाजीपुर से बिलोंग करते हैं संजय राय जी। संजय राय जी ने अपने संघर्ष की लंबी गाथा, लंबी यात्रा तैयार की है। आज एक विशेष कार्यक्रम था, आज उनसे विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े समाज सेवी हैं। गाजीपुर में कोरोना के दौरान तमाम योजनाओं को उन्होंने किस तरीके से फलीभूत किया और लोगों को इकट्ठा करके किस तरीके से उन्होंने पूरी शक्ति एक बनाई और उस पिछड़े हुए ज़िले को, जिसको पिछड़ा हुआ ज़िला कहते हैं, आज उसको एक टाइकून बनाने की तरफ अग्रसर हैं। संजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये जज्बा कहाँ से? ये इस धरती की देन है। गाजीपुर वीरों की धरती है, गाजीपुर बहादुरों की धरती है, गाजीपुर संघर्ष करने वाले युवाओं की धरती है। यहीं से शुरुआत होती है और हमारे घर के लोग, हमारे ख़ानदान के लोग देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो ये देश हमारा है और हमारा दायित्व है देश में कुछ करने के लिए। आज एक नया नाम मिला है आपको, बहुत बड़े पत्रकार हैं राम बहादुर राय जी, पद्मश्री हैं, उन्होंने एक नया नाम दिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बाबूजी का कोई भी फैसला हमारे लिए अंतिम फैसला है
अगर उन्होंने ये बात कुछ कही है तो ज़रूर उनके पीछे बहुत गहन चिंतन और मंथन होगा और उनकी बात को नकारने की या उसको नहीं लागू करने की इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। संजय राय आज क्या सपना देखते हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कोरोना तो एक महामारी आज आई है, कल चली जाएगी। पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके पूरा कैबिनेट मंत्रालय, सारे राज्यों के मुखिया सब इस पे काम कर रहे हैं, परंतु देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और हम ये चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत हम सब लागू करके गांव-गांव, जन-जन तक बेरोजगारी को भगाएं। और जो यूएन ने जो अपने 16 गोल रखे हैं उसको गाजीपुर में शुरू करके एक मॉडल बना के पूरे देश में ले जाए। एसडीजी की नई जिम्मेदारी मिली है आज निश्चित तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारियां पहले से झेलते रहे हैं, पहले से उनको फलीभूत करते रहे हैं। ये नई जो जिम्मेदारी है इसको किस तरीके से, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, एसडीजी कोई नया चीज़ नहीं है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी दुनिया इस पे बात करती है। पूरी दुनिया फूड सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, पूरी दुनिया एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, पूरी दुनिया राइट ऑफ हेल्थ की बात करती है, पूरी दुनिया राइट ऑफ लाइफ की बात करती है। उसमें सारी चीज़ें हैं। ये हमें गांव-गांव जाकर के लोगों को जागृत करना, उनके अधिकार को बताना है और उनके अधिकारों के तहत उनके जो चीज़ों सरकार के साथ है, उनकी दायित्व है, उनके बीच के ब्रिजिंग का गैप का कार्य करना। संजय भाई, युवाओं को क्या संदेश देंगे? वो किस तरीके से आपके इस नेटवर्क से जुड़े? मैं युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसको तुरंत लागू करने की ओर बढ़ें। जिस दिन आप काम करना शुरू कर देंगे उस दिन बेरोजगारी चली जाएगी, और जिस दिन बेरोजगारी चली जाएगी आपकी सस्टेनेबिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। शायद संजय राय आस इन्हीं पद चिन्हों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नई दिल्ली। करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन की समय सीमा को 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है और मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में मंडलायुक्त गौरव दयाल के एक फरमान से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंडलायुक्त ने सरकारी कार्यालय में तैनाती कर्मचारियों को जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आने का आदेश दिया है और इसके साथ ही हेयर कटिंग कराकर आने और कार्यालय में चप्पल ना पहनने के लिए पाबंद किया है। और यही नहीं, मंडलायुक्त ने इस आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए हैं। देखिए, बेहतर कार्यालय नाम का एक ड्राइव हम लोग छेड़ रहे हैं अलीगढ़ मंडल में। तो शुरुआत में जितने भी मंडलीय कार्यालय हैं उनमें व्यवस्था ये बना रहे हैं कि सारे अधिकारी एक दूसरे के ऑफिस का इंस्पेक्शन करें और कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी ऑफिस की और हर महीने एक रैंकिंग होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन से जो कार्यालय हैं वहाँ पे व्यवस्था बेहतर है। बहुत तरह के उसमें बिंदु लिए गए हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित रख सकते हैं अपने फाइल्स का रख रखाव, फर्नीचर का रख रखाव, वहाँ पे जब कोई फरियादी आता है उससे किस प्रकार से बर्ताव करना है। इन सब चीज़ों के दृष्टिगत करीब 15-20 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिन पर मंडल लेवल के अधिकारी एक दूसरे के कार्यालयों का निरीक्षण करके उनको अंक देंगे। बलरामपुर रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक विश्वपति सिंह के ऊपर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया और यह हमला उस समय हुआ जब विधायक बृहस्पति सिंह अपने काफिले के साथ बलरामपुर से अंबिकापुर आ रहे थे और अंबिकापुर पहुंचते ही शहर के संजय पार्क के पास कार सवार युवकों ने विधायक की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए बंगाली चौक के पास विधायक की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी और विधायक के साथ अभद्र भाषा में बात करने लगे और इसके साथ ही उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की जा रही है। और जो मुझे आज INH वालों का ऑनलाइन 8 बजे से कार्यक्रम था सर्किट हाउस में, उस कार्यक्रम के लिए मुझे जल्दी पहुंचना था, विलम्ब हो चुके थे।
शंकर घाट के पास से मैंने सुरक्षा वालों को बोला मुझे जल्दी आगे जाने दो, मैंने जल्दी स्पीड में बढ़ा। जो सादी गाड़ी है, चूंकि इनोवा में चलता हूँ लेकिन इनोवा में नहीं था, मैंने उस पर चला सफारी गाड़ी, जो सादी गाड़ी, तो उससे आगे बढ़ा। उसके पीछे लगातार स्पीड में लोग हमारे पीछे पीछे PSO फॉलो सभी लोग आई रहे, फॉलो वाले भी आ रहे। उसी बीच में एक गाड़ी आया, जैसा बताया जा रहा है कि भौरपुर के राजा साहब का लड़का है, नाम नहीं जानता उसका, वो था जो TS बाबा के भतीजे भी शायद लगते हैं। तो वो आया है और ये लोग ये फॉलो वाली गाड़ी हमारी PSO लोग की गाड़ी उससे साइड लेके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा वो लोग कवर करना रहता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं क्या नाराजगी हुई, नशे के हालत में थे, क्या कारण हुआ मुझे नहीं समझ में आया। विधायक जी का फॉलो था, जो पीछे गाड़ी, जो विधायक जी की जो गाड़ी थी मेन गाड़ी, उसके पीछे जो व्हीकल गाड़ी जो चल रही थी, उनके जो PSOs थे उनके साथ में जो है झगड़ा हुआ है और जो घटना हुआ है उसके ऊपर हमने FIR किया है। उसमें 294, 506, 341 SC/ST की धारा भी लगाई गई है, 427 क्योंकि छोटे कुछ गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 5 में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां सीवर में गिरने से 2 युवकों की मौत बताई जा रही है और 2 युवकों की हालत गंभीर है। मामला जल निगम पार्क का है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जिनकी बॉल सीवर में जा गिर गई थी और जिसे निकालने गए 3 युवक और एक ई-रिक्शा चालक एक के बाद एक सीवर में जा गिरे और जिससे 2 युवकों की मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीतापुर में डकैतों के हौसले बुलंद है। मामला थाना तालगांव इलाके से सामने आया है, जहां डकैतों ने घर पर धावा बोला और डकैती के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत बताई जा रही। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने एक डकैत को मौके से धर दबोच लिया। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जाल और धारदार हथियार भी बरामद किए गए। सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि जंगल में शिकार कर ये लोग गांव लौट जाते थे। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी आदिवासी समाज के हैं जो जंगल से सटे गाँव के रहने वाले हैं। वन विभाग ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। खोखड़ी बीने के लिए खोखड़ी तो कह धल है महाराज हमने की सुरती खाए ना बैठनी, जब पहले से कुनी के खेतले रहे सा तब हमने सुरती खाए बैठनी, जब तलक एक बाग कुनी के पकड़ो पकड़ो कहला तो कुनी के पहले से पीठी कैले पीठी कुनी के कैले रहलो। हमने की तो खोखड़ी बीने के हमने की का पता बाबू लगल लो भागे, हमने के 5 आदमी बस बैठले रह गए, हमने खोखड़ी बीने तरह। चित्रकूट पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है जो उसका ही केस लड़ रहे वकील के घर पर लाखों की चोरी कर फरार हो गया था, जिसको अब कोतवाली पुलिस में गिरफ्तार कर चोरी के 3 लाख की नकदी सहित 6 लाख की कीमत के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। कितना पैसा है इसमें? नकदी और गहना कितने का होगा? यहाँ से से 6 लाख रुपए के जेवर और 3,85,000 नकदी बरामद हुई है। ये एक चोरी हुई थी, एक वकील साहब हैं कस्बे के जिनका नाम कुमार तिवारी है, इनके घर में चोरी हुई थी। गरियाबंद पुलिस लगातार अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर शिकंजा कस रही है और इस महीने में ये दूसरी कार्रवाई होगी जब देवभोग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, एसपी पारुल पाथुर ने निर्देश पर उन्हीं के और उड़ीसा बॉर्डर पर गश्त और चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस को 20,000 का गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपी की बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 23/7/21 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती पादुमती द्वारा एमसीपी का लगाने का निर्देशन दिया गया था, जिसमें बरही बॉर्डर पे और खुदगांव बॉर्डर पे एमसीपी की कार्रवाई की गई थी। सुबह 6 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में बरही नाका तरफ उड़ीसा तरफ जाता दिखाई दिया, जिसको शक के आधार पर रोका गया। रोकने पर वो भागने की कोशिश की, उसे घेराबंदी करके पकड़ा गया, गाड़ी चेकिंग किए गए, उसमें गांजा जैसा कुछ देखने को मिला। निकाल देखने में गांजा मिलने पर तत्काल मौके पर कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हुए खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां खड़े वाहन से डीजल चोरी करने का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 100 लीटर डीजल समेत चोरी में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। और नवागढ़ थाना पुलिस ने डीजल चोरी पर एक शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में अपराधी इन दिनों बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मामला शनिवार की देर रात का है, जहां कुटेसरा गांव के पास पूर्व प्रधान के बेटे इरशाद के साथ बदमाशों ने मारपीट करते हुए उसे बंधक बना लिया। मारपीट के दौरान बदमाशों ने कई बार इरशाद पर चाकू से वार किए, जिससे इरशाद गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने इरशाद को अधमरा छोड़कर और उसकी बाइक में आग लगा दी, मौके से फरार हो गए। उसके बाद आग की लपटें देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घायल पड़े इरशाद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और बारीकी से मामले की जांच की जा रही है। चालू हो गई। औरैया बेसिक शिक्षा विभाग में रिश्वत का खेल खुलेआम चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी का शिक्षकों से पैसे की वसूली करने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वीआरसी केंद्र पर तैनात कर्मचारी ऑडिट रिपोर्ट लगाने के नाम पर शिक्षक से पैसे ले रहा है। हालांकि मामले पर संज्ञान लेते हुए बीएससी चंदना राम इकबाल ने जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया द्वारा संज्ञान में लाया गया कि बीआरसी औरैया पे कोई बीआरसी के कर्मचारी ऑडिट के लिए पैसा ले रहे हैं, ऐसे वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है और हम पहले उसमें जवाब लेकर के और जो कार्रवाई बनेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई उसमें संबंधित जो भी संलिप्त होगा कर्मचारी हमारे उसके खिलाफ करेंगे। मधेपुरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुपौल की ओर से आ रही नमक से लदे ट्रक को जब शक के आधार पर रोका गया और तलाशी ली गई तो ट्रक से 14,212 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसके साथ ही 2 व्यक्ति को आपको बता दें खदेड़ कर पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गमरिया थाना क्षेत्र में एक सफलता हम लोग को मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में जो टीम रवाना की गई थी, उसने ट्रक को सीज किया है। इसमें हम लोग को जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका भी हम लोग ने सहयोग लिया है। एक जो ट्रक जब्त हुआ है इसमें कुल 3900 लीटर शराब मिली है। नमक के 25 बोरे भी इन लोगों ने ऊपर से डाले हुए थे उसको छुपाने के लिए। एक ट्रक जब्त हुआ है। इसके साथ ही ट्रक में जो लगा हुआ जीपीएस सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने पता करके सीज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुल का निर्माण कार्य आज तक अधूरा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। दरअसल मनेन्द्रगढ़ में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खोखवा गांव में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए सिंगरौली के एसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में और एसडीओपी श्रीनाथ सिंह बघेल चितरंगी के मार्गदर्शन में हत्या का खुलासा किया गया है और पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हत्या अंधविश्वास के चलते की गई है। घटना से संदिग्धता पुलिस की थी, जैसी रिपोर्ट हुई है इस घटना की। ये दिनांक 21/22 की रात्रि की घटना है, 1 बजे की। और ये जो मृतक है ना, सेहलाल सिंह, ये अपने घर के बाहर चारपाई पे सो रहा है और इसकी किसी ने जो है वो गर्दन पे घाव करके हत्या कर दी। इस टाइप की रिपोर्ट हुई थी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।